नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में मैं बबीता जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आमतौर पर कोई भी इंसान अपने एक ही कौशल को परिष्कृत करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है, पर वो एक ही कार्य में अपनी प्रतिभा दिखा पाता है। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो एक अभिनेता के तौर पर की, मगर उसके बाद निर्देशक, निर्माता, लेखक बनकर भी इन क्षेत्रों में उन्होंने वैसी ही सफलता हासिल की जैसे अभिनय में की थी। आज हम बात कर रहे हैं अक्किनेनी लक्ष्मीवारा प्रसाद राव की, जिन्हें हम आमतौर पर एलवी प्रसाद के नाम से बुलाते हैं। इनका नाम फिल्मी इतिहास के अनेक पन्नों में दर्ज है। इन्होंने भारत की शुरुआती बोलती फिल्मों में अभिनय किया। 1931 यानी 1931 में प्रदर्शित आर्देशिर ईरानी की फिल्म आलम आरा, जो कि हिंदी की पहली बोलती फिल्म थी। भक्त प्रहलाद तेलुगु और कालिदास तमिल की पहली बोलती फिल्में थीं। इसके अलावा इन्होंने निर्देशक और निर्माता के रूप में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अनेक हिट फिल्में दी। एलवी प्रसाद का जन्म 17 जनवरी 1908 को आंध्र प्रदेश के इल्लूरू में एक किसान परिवार में हुआ था। हालांकि वो बचपन से ही बुद्धिमान थे, लेकिन उनका जरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक कलाकार का दिल होने की वजह से उनका मन शुरू से ही नाटकों और नृत्य मंडलियों की तरफ आकर्षित होता था। इन्हीं सपनों को लेकर वो एक दिन घर छोड़कर मुंबई चले आए। जहाँ चाह है वहाँ राह है, इस कहावत को सच साबित किया था एलवी प्रसाद ने। मुंबई आए हुए प्रसाद जी को न तो हिंदी आती थी और न ही अंग्रेजी। इस वजह से उन्हें शुरू में कोई काम नहीं मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वीनस फिल्म कंपनी में एक ऑफिस बॉय के रूप में की। काम के साथ साथ यहाँ उन्होंने धीरे धीरे लोगों से संपर्क बनाने शुरू किए। इसी कंपनी की एक दोस्त की मदद से उन्हें हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करते गए। साथ ही उन्होंने अपना रुख निर्देशन की तरफ मोड़ लिया। 1943 में यानी 1943 में उन्हें गृह प्रवेशम फिल्म का निर्देशन करने का मौका मिला। ये प्रसाद जी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिर्फ निर्देशक ही नहीं, वो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता भी बने। इसके बाद निर्देशक के.एस. प्रकाश राव ने उन्हें द्रोही फिल्म में अभिनय में एक महत्वपूर्ण रोल दिया। इसके बाद एलवी प्रसाद ने माना दसम, शवुकारू जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज अभिनेता एन.टी. रामा राव और ए. नागेश्वर राव को अपनी निर्देशित संसारम फिल्म में लिया और इस फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। बल्कि ये फिल्म आगे के निर्देशकों के लिए आदर्श भी बनी। प्रसाद जी ने एक निर्माता के रूप में बॉलीवुड में शारदा, छोटी बहन, बेटी बेटे, दादी माँ, शादी के बाद, हमराही, मिलन, राजा और रंग, खिलौना, एक दूजे के लिए अनेक सफल फिल्में बनाई। उनकी फिल्में प्रायः सामाजिक उद्देश्यों के साथ स्वास्थ्य मनोरंजन पर केंद्रित हुआ करती थीं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना
जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। जीवन के अंतिम दौर तक सार्वजनिक रूप से सक्रिय रहे एलवी प्रसाद को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया था। उन्हें फिल्मों में विशेष योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1982 में प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त फिल्म खिलौना के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान देने वाले एलवी प्रसाद का निधन 22 जून 1994 को हुआ। प्रसाद जी एक ऐसे फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं जो एक ही साथ कई विभिन्न भाषाओं में फिल्म बनाते रहे। आज हम उन्हें उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, जब हम कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आसमान में उड़ती एक पतंग और उसकी डोर के अंत में एक चाबी डोर को पकड़े हुए आसमानी बिजली पर प्रयोग करते एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन नजर आते हैं। जी हाँ, हम फ्रैंकलिन को एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर के रूप में ही जानते हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनका ये रूप उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का एक छोटा सा ही हिस्सा है। This is Benjamin Franklin, one of America's founding fathers, a revolutionary of fiery passion, a scientist, a business strategist, a librarian, an abolitionist, and a philanthropist. He was also a diplomat to foreign nations, a writer and humorist blessed with a brilliant and cutting wit, a musician, an inventor of ingenious devices, a governor, and a statesman. ये सही है कि फ्रैंकलिन ने विज्ञान में कई खोजें की और कई यंत्र इजाद किए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जितना काम किया वो वाकई कल्पना से परे है। 17 जनवरी 1706 में अमेरिका के बॉस्टन में जन्मे फ्रैंकलिन अपने पिता की 17 संतानों में 10वें नंबर की संतान थे। उनके पिता जोसिया फ्रैंकलिन मोमबत्तियां बनाने के कारोबारी थे। हालांकि फ्रैंकलिन पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें स्कूल से निकालकर अपने मोमबत्ती के कारोबार के काम में लगा दिया। लेकिन फ्रैंकलिन का मन वहाँ नहीं लगा। इस बिजनेस के प्रति उनकी अरुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें उनके भाई के प्रिंटिंग प्रेस के काम में लगा दिया। ये काम उनकी रुचि के अनुरूप था। यहाँ पर उन्होंने अपने भाई से अपना लिखा लेख छापने का अनुरोध किया, लेकिन उनके भाई ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इस पर फ्रैंकलिन ने एक तरकीब निकाली और उन्होंने साइलेंस डू गुड से लेख लिखना शुरू कर दिया। उनके पत्र काल्पनिक और चुटीले हुआ करते थे और पूरे शहर में ये पाठकों में काफी लोकप्रिय होने लगे। बाद में जब उनके भाई को पता चला कि ये पत्र और किसी ने नहीं बल्कि उनके छोटे भाई ने लिखे हैं, तो वो बहुत नाराज हो गए। इस पर फ्रैंकलिन ने वो काम छोड़ दिया और वो पहले तो न्यूयॉर्क और फिर फिलाडेल्फिया चले गए, जहाँ वो आजीवन रहे और यही उनकी कर्म भूमि भी रही। इसी समय वो पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के आश्वासन पर लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने प्रिंटिंग का काम करते हुए अपना एक पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था लिबर्टी एंड नेसेसिटी, प्लेजर एंड पेन। ये भविष्य की ओर इशारा करता था कि वो अभी सामाजिक मुद्दों पर अपने और विचार सामने लाएंगे। 1726 यानी 1726 में वो फिलाडेल्फिया वापस लौटे और यहाँ उन्होंने कुछ युवाओं के साथ मिलकर जुंटो नामक एक सामाजिक स्टडी ग्रुप बनाया, जिसमें वो सामाजिक मुद्दों पर बहस करते थे। उन्होंने फिर अपना एक पेपर प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ अ पेपर करेंसी। उन्होंने आग से बचाव के लिए यूनियन फायर कंपनी का गठन और पढ़ने के प्रति रुचि रखने वालों के लिए लाइब्रेरी बनाई।
Soon after his departure from the printing business, Ben Franklin moved into politics and diplomacy. His most notable service in domestic politics was his reform of the postal system. As the friction between the colonies and the United Kingdom continued to worsen, Ben Franklin struggled to keep the peace, representing the colonies' interests in London and Paris. Eventually, Franklin knew that independence was the only course of action for the struggling colonists. With a heart weary but a spirit unbowed, he returned to Philadelphia and was promptly chosen as a member of the Continental Congress, where he assisted in drafting the Declaration of Independence. यानी 1776 में वो उस 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य थे जिसने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ड्राफ्ट बनाया। वो उस 13 सदस्यीय कमेटी के सदस्य भी रहे जिसने आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन को ड्राफ्ट किया। वो अमेरिका के फ्रांस में पहले राजदूत बने। वो राजनीति में इतने माहिर थे कि उन्होंने 1783 में ब्रिटेन के साथ शांति की संधि कराई और इसके साथ ही कई देशों के साथ व्यापार संधियां भी करवाईं। और उसके बाद 1785 में वो वापस अमेरिका लौटे, जहां वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के लिए पेंसिल्वेनिया से प्रतिनिधि चुने गए, जिसने अमेरिका का नया संविधान बनाया और जॉर्ज वॉशिंगटन को राष्ट्रपति चुनने में सहायता दी। Franklin was appointed as a delegate to the meetings that would produce the United States Constitution. Serving his country yet again with distinction, Benjamin Franklin became the only founding father to sign all 3 of the major documents that laid the groundwork for the nation that would become the United States: the Declaration of Independence, the Treaty of Paris, and the U.S. Constitution. यानी 1790 में अमेरिका में दास प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने कांग्रेस में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति में उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज नई दुनिया के इस बहुमुखी व्यक्तित्व को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। बॉक्सिंग रिंग में वो तितली की तरह तैरते हैं और मधुमक्खी की तरह डंक मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात विश्व के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली के बारे में कही जाती थी, जब वो अपने प्रतिद्वंदी को बॉक्सिंग रिंग में चारों खाने चित कर देते थे। मोहम्मद अली की चपलता के किस्से तब बहुत मशहूर हुआ करते थे, लेकिन ये केवल किस्से ही नहीं थे बल्कि हकीकत भी थी। अपने से ज्यादा भारी भरकम मुक्केबाज जॉर्ज फॉरमैन को चित करना उनकी मुक्केबाजी की कुशलता और रिंग में उनकी चपलता को ही दर्शाता है। अली जी का जन्म आज ही के दिन 17 जनवरी 1942 में अमेरिका के केंटकी में हुआ था। उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 1964 यानी 1964 को तत्कालीन चैंपियन सॉनी लिस्टॉन को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग का ताज अपने सर पर रखा। अली के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1967 में मुक्केबाजी की चैंपियनशिप जीतने के 3 साल बाद अमेरिकन सरकार ने उन्हें आवश्यक मिलिट्री सेवा के लिए भर्ती होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सेना में भर्ती होने से मना कर दिया। इसके साथ ही वो वियतनाम की लड़ाई के खिलाफ थे। वो इस लड़ाई को जायज नहीं मानते थे। अली के इस कदम पर अमेरिकन सरकार ने कठोर कदम उठाए और उन्हें न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनके बॉक्सिंग के टाइटल को भी छीन लिया। उन पर लगे इस प्रतिबंध की वजह से उनका 4 वर्षीय खेल का करियर खत्म हो गया।
ये वो समय था जब उनका खेल अपने चरम पर था। अंततः 1971 में अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने उन पर लगे प्रतिबंध को खारिज कर दिया और उनके खेल को नया जीवन प्रदान किया। अली अकेले हैवीवेट बॉक्सर थे जिन्होंने 3 बार ये चैंपियनशिप जीती। अली बचपन से ही दबंग प्रवृत्ति के बालक थे और एक पुलिस कांस्टेबल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी। उन्होंने 1960 के ओलंपिक्स में भाग लिया और पोलैंड के भारी भरकम मुक्केबाज पिएट्रकॉस्की को हराकर स्वर्ण पदक जीता। Play all over Pietrkowski here at the end of round 3. And there's the bell ending the fight. Both fighters gave their all in a grueling 3 rounds of torrid fighting. Cassius Clay, a very weary fighter. In a few moments, the judges' votes will be tallied and the winner will receive amateur boxing's highest award, the Olympic gold medal. The decision goes to Cassius Clay of the United States. Pietrkowski graciously congratulates him. And then Ziggy's cornermen also acknowledge Clay's masterful boxing exhibition. ओलंपिक में पदक जीतने के बाद वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ मुड़ गए। 1960 के दौरान उन्होंने कई मुकाबले जीते और ज्यादातर उनमें से नॉकआउट से जीते। 1963 में ब्रिटिश हैवीवेट बॉक्सर हेनरी कूपर को हराने के बाद 1964 में सॉनी लिस्टॉन को हराकर उन्होंने प्रोफेशनल हैवीवेट बॉक्सिंग का खिताब अपने नाम कर लिया। 1974 में जॉर्ज फॉरमन और 1975 में जो फ्रेजर के खिलाफ कठिन मुकाबला जीतकर उन्होंने अपना सिक्का जमाए रखा। Bad. Been chopping trees. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. 1970 के अंतिम वर्षों में बॉक्सिंग में उनकी पकड़ ढीली होने लगी और 1980 में लैरी होम से मुकाबले के दौरान वो नॉकआउट से हार गए। 1981 में ट्रेवोर बैरबिक से मुकाबला हारकर उन्होंने अपना ताज गंवा दिया और इसके साथ ही उन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया। रिटायरमेंट के बाद अली ने सामाजिक कार्यों पर अपना ध्यान लगाया। उन्होंने कई गरीब देशों को सहायता उपलब्ध कराई। हालांकि आज वो पार्किंसंस की बीमारी में जकड़े हुए हैं, लेकिन आज भी उनकी सामाजिक सक्रियता कम नहीं हुई है और इसी के चलते यूएन ने उन्हें मैसेंजर ऑफ पीस बनाया। 2005 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के सम्मान से नवाजा था। उन्होंने अपने शहर लुइसविल में लोगों के विकास के लिए मोहम्मद अली सेंटर की स्थापना की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ जिसने अपनी प्रतिभा के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे अपने लोगों की अच्छाई पर विश्वास है। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर सदी के इस महान बॉक्सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I'm the king of a rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the crack, I'm an naked freak. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and they swing with their romero. It's very nice, so full of fine. And when they dance and they bring a happy ring that I quiero, singing a song all the day. जिन शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है जिम कैरी। जिम कैरी हॉलीवुड के विख्यात हास्य अभिनेता हैं, जिन्होंने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का अपनी कॉमेडी से दिल जीता है। I used to get really upset when I told people where I came from down in Los Angeles because I always got the same response. Canada? Wow. Must have been cold. Now I just go along with them. Yes. Canada.
It was a frozen, hostile wasteland. And there was much work to be done if we were to survive the elements. After boring a hole through the ice to find food, my good friend Nantuck and I would build an igloo to protect ourselves from polar bears and flying hockey pucks. जिम कैरी का जन्म 17 जनवरी 1962 में हुआ था। वो अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बहिर्मुखी स्वभाव के जिम बचपन में अपने माता पिता और भाई बहनों को हंसाते थे। उनकी प्रतिभा देखकर उनके शिक्षक क्लास खत्म होने के 10 मिनट पहले जिम को क्लास के सामने स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करने देते थे। जिम इसी तरह बचपन में पढ़ाई के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को हंसाते थे। लेकिन 14 वर्ष की उम्र में जिम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब उनके पिता, जो कि अकाउंटेंट का काम किया करते थे, की नौकरी छूट गई, जिसकी वजह से जिम को स्कूल के बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। इस वजह से जिम की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। 15 वर्ष की उम्र में जिम ने टोरंटो के यक यक क्लब में पहला स्टैंड अप कॉमेडी डेब्यू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके गिग को ज्यादा सराहना नहीं मिल पाई। लेकिन इस असफलता ने जिम को कदापि निराश नहीं किया। इसके बाद उन्होंने टोरंटो के अन्य कॉमेडी क्लब्स में प्रदर्शन किया। 16 साल के जिम ने अंततः स्कूल की पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम कॉमेडियन बनने का मन बना लिया था। 1979 में जिम अपना करियर बनाने लॉस एंजलिस पहुँचे। द कॉमेडी स्टोर में परफॉर्म करने के साथ साथ उन्होंने टीवी और फिल्मों में भी काम ढूंढना शुरू किया। 1984 यानी 1984 में टीवी शो द डक फैक्ट्री के साथ उन्होंने बतौर लीड डेब्यू किया, लेकिन ये शो मात्र 4 महीने ही चल पाया। लेकिन इस सीरियल के बाद उनके सामने बड़े पर्दे के दरवाजे खुल गए। जिम कैरी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 1994 में बतौर मुख्य अभिनेता उनकी पहली फिल्म एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में जिम कैरी एक प्राइवेट डिटेक्टिव की भूमिका में दिखे हैं, जो कि खोए हुए पालतू जानवरों को ढूंढते हैं। Would now like to offer a special thank you to the man who rescued Dan Marino and our beloved Snowflake, a great humanitarian and a lover of all animals, Mr. Ace Ventura. हालांकि इस फिल्म पर आलोचकों ने अपनी मेहरबानी नहीं दिखाई, लेकिन ये दर्शकों के बीच बहुत सफल हुई। उसी वर्ष उनकी 2 और फिल्में द मास्क और डम एंड डमर प्रदर्शित हुई। द मास्क ने उनको सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक क्लर्क की भूमिका निभाई जो एक जादुई मास्क पहनकर कार्टून सुपर हीरो में तब्दील हो जाता है। Hogan! It's party time! P-A-R-T. Why? Because I gotta! इन दोनों फिल्मों के बाद जिम हॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। इसके बाद जिम की जिंदगी में सिर्फ सफलता ही लिखी थी। कॉमेडी रोल्स करने के बाद जिम ने अपने आप को कुछ गंभीर रोल में आजमाया। द ट्रूमैन शो और मैन ऑन द मून के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला। This is serious. Oh, what a shocker. I mean, if you look back at some of my earlier dramatic work in films like Earth Girls Are Easy and Once Bitten, you might have seen this coming, but I really wasn't expecting it. And boy, you know what this means, don't you? I'm a shoo-in for the Blockbuster Award. That's right. Oh, yeah. Gosh, where do I start? I'd like to thank Sherry Lansing and Paramount Pictures. Thank you so much for having faith. So much faith in this. Oh, gosh. Scott Rudin for having wonderful taste in material. Andrew Niccol for creating a beautiful paranoid prophecy. Especially Peter Weir. Thank you, Peter, so much.
Thank you for allowing me to play Truman Burbank, for seeing more in me than just funny faces. 2004 में प्रदर्शित हुई फिल्म द इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, जिसमें इनके साथ केट विंसलेट थीं, आलोचकों द्वारा बहुत सराही गई। और दोस्तों, कहते हैं कि हंसी इंसान की बीमारियां दूर करती है। इसका मतलब तो ये है कि जिम कैरी ने अनगिनत व्यक्तियों को अपनी फिल्मों द्वारा हंसाकर सेहत बरकरार रखी है, जिसके लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो अपनी दोस्त बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,